अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो बीकॉम की बुक है उसके जो चैप्टर्स है जी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, जो आपकी बुक के पेज नंबर 243 पे है। इसकी कुछ डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड की हुई है। तो पहली रिक्वेस्ट तो आपसे ये है कि आप वो जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं उनको ज़रा देख लें। उनको देखने का फ़ायदा आपको ये होएगा कि आपके जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कॉन्सेप्ट्स की लेके, वो बन जाएगी। और अगर आपने वो नहीं भी देखी, अगर मसलन कि आपने वो नहीं भी देखी वीडियो, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि वो देख ले जाके। अगर नहीं भी देखी तो मसला नहीं है, मैं क्योंकि जब क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ तो मैं आपको साथ उस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट का एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं कॉन्सेप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन भी देता जाऊंगा। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको देखें, लेकिन मैं कहूँगा कि उसको भी देख लें। तो हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का चैप्टर है, इसकी जो एक्सरसाइज है जी, इसकी जो एक्सरसाइज है 2-B, 2-B के मेन जो क्वेश्चन है ना जी, मेन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसको 1 से लेके इसके टोटल क्वेश्चन 18 तक हैं। तो ये मैं आपको 1 to 18 जो क्वेश्चन है ये आपको 1 by 1 सॉल्व करवाऊंगा। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उस रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद, ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा वो आप कर सकेंगे। तो चले आए 1 by 1 इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन। वो कहता है कि एक कॉइन है, उसके ऊपर जो टेल है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है जी, प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अ अनसर्टन सिचुएशन। कि हमारी एक अनसर्टन मीन के एक ऐसी सूरत हाल जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसकी जो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो टॉस करने से पहले मुझे नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो मैं उसको टॉस करके देख रहा हूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये इस प्रोसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी देखने हैं। इसको प्रोबेबिलिटी, कोई कोई लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो आपने कुछ भी कहना है वो आप कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि दोनों में से बेहतर क्या है, लेकिन जो आपको मैंने वैसे बता रही है, प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो जी इसको हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हमारा इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। आए मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। अब अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मालूम करनी है ना, तो इसको सबसे पहले देखते हैं। इसमें ना दो चीज़ें आएंगी, एक बटे के नीचे आएगी चीज़ और एक चीज़ बटे के ऊपर आएगी। अच्छा, जो बटे के ऊपर आएगा उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस टोटल सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि हमने क्या मालूम करनी है, हमने टेल मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब है कि ये जो टेल है वो उन उसके नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ टेल का नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो टेल का नंबर ऑफ इवेंट 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1।
और टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है कि उस सैंपल स्पेस के अंदर उस जो हमारी चीज़ हम देख रहे हैं उसकी सैंपल स्पेस के अंदर जो टोटल आउटपुट आ रही है वो कितनी है हमारी जी, वो 1 और 2 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं डाई की बात करता हूँ, डाई मीन के जो आप लूडो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन लूडो गेम भी आप खेलते हैं, उसकी जो डाई होती है जिसपे 1 2 3 यानी कि इस तरह से 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं अगर कहूं कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखें बटे के ऊपर मैंने क्या लिखना है, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो 1 इन सब के अंदर 1 कितनी दफ़ा है, 1 एक दफ़ा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और जो टोटल सैंपल स्पेस है यानी कि टोटल सैंपल स्पेस के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारी कितनी है, वो हमारी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो हमारी 1/6 आ जाएगी। अगर अभी मैं आपको अगर मैं आपको अभी इस क्वेश्चन पे लेके जाऊं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन, तो इसका आंसर क्या होएगा। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, ये फॉर्मूला लिखें अपनी कॉपी के ऊपर और इसको सॉल्व करें। उसमें देखें कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं और उनको हम जो सैंपल स्पेस है वो कितनी है। तो इसका जो आंसर है 1 का, वो नंबर ऑफ इवेंट्स सैंपल स्पेस में जो टेल है वो हमारी 1 है, तो 1 आ जाएगा। और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 2 है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपने जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखा होना है वो ये लिखा होना है। उसके बाद हम जो इसका क्वेश्चन 2 है उसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी कि वो डाई की बात कर रहा है कि डाई को लेकर अगर बात करते हैं तो 6 की क्या प्रोबेबिलिटी होएगी, ओड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होएगी, और नंबर डिविजिबल बाय 3 व्हेन अ फेयर क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। और जो डाई के अंदर नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आए बारी बारी इसको हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है वो हमारी 1, यहाँ नंबर ऑफ इवेंट्स 1 है क्योंकि इस सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट 1 है उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 है, 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट्स हमारा 1 है, जो टोटल सैंपल स्पेस है उस पर मैं इसको तकसीम कर दूंगा, तो जो 6 की प्रोबेबिलिटी है वो मेरी 1/6 हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है एन ओड नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं जी, 1 3 5, जो इस तरह के नंबर होते हैं वो हमारे ओड नंबर होते हैं। अच्छा, ओड नंबर को हम देख लेते हैं जी। अब इसमें देखें ये मेरी टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें 1 ओड है, 3 ओड है और मेरा 5 ओड है, यानी कि टोटल जो ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो मौके हैं, वो 1 आएगा तो भी ओड होगा, 3 आएगा तो भी ओड होएगा, 5 आएगा तो भी ओड होएगा। यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो मेरे आ जाएंगे 3, और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो मेरी 6 आ जाएगी। 3/6 करूंगा तो 3 को आप जो है वो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 को 3 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो लास्ट है उसमें वो कहता है कि ऐसे नंबर बताएं जो डिविजिबल बाय 3 हों, ऐसे नंबर बताएं जो डिविजिबल 3 हों, ठीक है। द नंबर डिविजिबल बाय 3 व्हेन अ फेयर क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। तो देखें इधर आ जाए सैंपल स्पेस में, इसमें आपने देखना है कि इसमें ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 पे तकसीम हो सकते हैं। 3 हो जाएगा, 3 पे तकसीम 1, 6 भी 3 पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है, 2/1 आ जाएगा। तो इसमें 3 पे तकसीम हो सकता है और 6 3 पे तकसीम हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 2। तो ये मेरा यहाँ 2 आ जाएगा। टोटल सैंपल स्पेस मेरी कितनी है, वो मेरी 6 है, तो इसको 6 पे तकसीम कर दूंगा मैं। तो 2 इन द 2 1 ज़ा 2, और जब इसको मैं करूँगा तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3, ये 3 आ जाएगा।
तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी जो हमारा क्वेश्चन 3 है, इसका हम पार्ट 1 देख लेते हैं जी। वो कहता है कि जी अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसे हम आम जुबान में ताश कहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं। और प्लेइंग कार्ड्स में से वो कहता है कि जी अगर एक जो पता है, एक जो कार्ड है उसको हम ड्रॉ करते हैं, तो वो कहता है ड्रॉन करते हैं, तो वो कहता है कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी, वो ये 4 क्वेश्चन दे रहा है कि ब्लैक कलर की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्लब कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, जैक ऑफ हर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, एन एस आर नंबर 10 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी को मालूम करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनके अंदर सैम्पल स्पेस को हमने किस तरह से देखना है, और जो हमारे उसमें इवेंट्स आएंगे उन इवेंट्स को हमने किस तरह से देखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना वो टोटल 52 होते हैं। यानी कि जो अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लेइंग कार्ड है उसकी सैम्पल स्पेस कितनी है, तो आप कहेंगे उसकी सैम्पल स्पेस कितनी है जी, 52 है। मिसाल के तौर पे जब मैंने कॉइन की बात की थी तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, तो उसकी जो सैम्पल स्पेस थी वो 2 थी। अगर डाई की बात करते हैं तो उसमें जो टोटल थे वो 6 थे, तो उसकी जो सैम्पल स्पेस होएगी वो 6 होएगी। और जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें जो टोटल कार्ड हैं वो 52 हैं, तो इसकी जो सैम्पल स्पेस होएगी वो 52 होएगी। जब यानी कि मैं वहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँगा नंबर ऑफ इवेंट्स पे, डिवाइड सैम्पल स्पेस को करूँ तो सैम्पल स्पेस प्लेइंग कार्ड्स की जो है वो 52 आ रही होगी। उसके बाद थोड़ा सा इसको आप याद कर लें कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जो रेड कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं, और जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो अभी हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड या ब्लैक कलर के जो कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस। तो अगर ब्लैक कार्ड की मालूम करनी है तो ब्लैक कार्ड के जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो 26 हैं, कि 26 ऐसे इवेंट्स मौजूद हैं इन 52 के अंदर कि जिसको सिलेक्शन से ब्लैक कलर आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा 26/52। तो इसको हम आगे मजीद देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 26 जो हैं वो ब्लैक कार्ड हैं, 26 रेड कार्ड्स हैं। जो रेड कार्ड हैं उनको मजीद डायमंड्स, 13 कार्ड डायमंड्स में हैं, 13 कार्ड हार्ट्स में हैं, 13 कार्ड क्लब कार्ड हैं। ये क्लब कार्ड का भी वहाँ पे एक सेक्शन है। क्लब कार्ड कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। उस पैड जो हैं वो भी 13 होते हैं। तो ये एक जनरल सा उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। मजीद मजीद जो है मसलन के मजीद इसमें फिर देर आर 4 सूट्स इन ईच पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच सूट compromises 13 cards given as follows: ace, जैक, क्वीन, किंग। देर आर 4 एसेस, यानी कि जो एसेस हैं वो 4 होते हैं, जैक्स भी 4 हैं, क्वींस भी 4 हैं, किंग्स भी 4 हैं, 16 फेस कार्ड इन पैक, ठीक है। देर आर 12 पिक्चर कार्ड। तो ये उसकी डिटेल दी हुई है कि जो हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं उनकी क्या डिटेल है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स हैं वो किस तरह से हमने उनकी सैम्पल स्पेस को देखना है और किस तरह से हमने उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स को देखना है। तो आए अब हम अपने इस क्वेश्चन को जाके सॉल्व करते हैं। तो जी यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हुए जो ब्लैक कलर के हैं वो हमारी टोटल सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं, तो वो 26 हैं। यानी कि 26 ब्लैक कार्ड जो हैं वो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो 26 तकसीम सैंपल स्पेस हमारी 52 है, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम क्लब कार्ड की बात करते हैं तो क्लब कार्ड यानी कि इसमें हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि जो क्लब कार्ड है वो कितने हैं, वो 13 है। अभी जब मैं आपको वो उसकी डिटेल बता रहा था प्लेइंग कार्ड की, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो क्लब कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 13 को तकसीम कर दूंगा 52 से, ये इसका आंसर है। उसके बाद जैक ऑफ हार्ट, जो जैक ऑफ हार्ट है वो 52 कार्ड्स में बस एक ही होता है।
तो जैक ऑफ हार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इन इवेंट यानी कि जो इवेंट इन सैंपल स्पेस है वो 1 है। तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा जो मेरी टोटल सैंपल स्पेस है 52 पे। ठीक है जी। उसके बाद है जी एन एस और नंबर 10। तो एस का क्या है जी? अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जहां पे और आ जाए ना उसका मतलब प्लस होता है। प्लस होता है यहाँ यूनियन होता है, यानी कि उसने बात की है एन एस और +10, यानी कि एस भी और जो 10 नंबर के कार्ड हैं वो भी अगर हों तो उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? तो जो एस होते हैं वो 4 होते हैं और जो 10 नंबर वाले होते हैं कार्ड वो भी 4 होते हैं। तो और का मतलब है प्लस, यानी कि इसको और इसको मिला के नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमारे बनेंगे वो 8 बनेंगे। और मैं 8 को तकसीम कर दूंगा कितने पे? जो हमारी टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल सैंपल स्पेस हमारी 52 है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका जो आंसर है जी वो 2/13 आ जाएगा। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 20 सेल पॉइंट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके कितने सेल पॉइंट्स हैं? वो 20 हैं। तो मैं लिख लिया कि एक मैन्युफैक्चरर जो है उसके ये 20 सेल पॉइंट्स हैं। उसमें वो कहता है सेल पॉइंट्स, उनमें से जो 12 हैं वो अर्बन में हैं, उनमें से जो 12 हैं वो अर्बन में हैं। तो मैंने लिखा कि जो अर्बन में हैं वो 12 हैं। उसके बाद वो कहता है the manufacturer select a sale point at a random to know the stock position. What are the chances that selected sale point के जो रूरल एरिया के अंदर सेल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब देखें मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ये किया है, मैंने कहा कि जो टोटल सेल पॉइंट है वो 20 है, जो अर्बन में है वो 12 है, जो रूरल में है वो 12 में से मैं 20 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा तो रूरल के कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब बेसिकली मैंने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूरल मालूम करनी है। ठीक है, इसकी मैंने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब देखें हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रूरल इवेंट इन सैंपल स्पेस। तो इवेंट इन सैंपल स्पेस यानी कि और टोटल सैंपल स्पेस को इसको डिवाइड करते हैं। तो जो मेरी टोटल सैंपल स्पेस है, जो टोटल दुकानें हैं वो 20 हैं, तो मैं इसको यहाँ टोटल सैंपल स्पेस जगह 20 लिख दूंगा। और मैंने क्या मालूम करना है, मैंने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो रूलर की करनी है। तो रूलर यानी कि जो ये रूलर है वो 8 है। तो इस 8 का जो है ना 20 में से जो 8 हैं, 8 हमारे इवेंट्स हैं, यानी कि ये 8 वो इवेंट्स हैं कि जिनको सिलेक्ट करने से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलर यानी कि वो रूलर को हम प्रोबेबिलिटी हो सकेगी। तो यहाँ मैं 8 को तकसीम कर दूंगा 20 के ऊपर। जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है इवेंट इन सैंपल स्पेस। तो जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलर यानी कि रूलर के जो इवेंट हैं वो 8 हैं और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो मेरी 20 है। तो 8 को मैं 20 में तकसीम कर दूंगा तो जो मेरा आंसर है जी वो मेरा 2/5 आ जाएगा। कि यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रूलर सिलेक्शन है 20 में से वो मेरी कितनी आ जाएगी? वो मेरी आ जाएगी जी 8। उसके बाद जी क्वेश्चन 5 में कहता है ए एंड बी टू एथलीट्स आर इन रेस। ए एंड बी दो एथलीट्स हैं जो रेस में हैं। द चांसेस दैट ए विल विन आर 65%। व्हाट आर द चांसेस ऑफ बी? यानी कि वो कहता है कि दो एथलीट्स हैं, एक का नाम ए और एक का नाम बी है। जो ए है उसके जीतने के चांसेस 65% है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ बी? देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमारी 0 से लेके 1 तक होती है या 0% से लेके 100% तक होती है। तो देखो अगर ए की प्रोबेबिलिटी 65% है तो 100 में से मैं माइनस कर दूंगा 65, तो बाकी 35% रह जाएगी। तो अगर अगर दो इवेंट्स अगर दो इवेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हों, ठीक है, तो बेसिकली हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो ये हमारा जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला होगा। अगर मैं आपकी बुक के पेज नंबर 245 पे आता हूँ तो ये यहाँ पे कहता है एन इवेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू एन अदर इवेंट इफ इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू अदर। के अगर एक जो है वो दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो तो ऐसे इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में भी मैं देखता हूँ ना तो ये जो अगर मैं इस क्वेश्चन में भी देखता हूँ क्वेश्चन 5 में भी, तो जो ए है वो दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि अगर ये 65 है
तो वो 55 नहीं है, वो 65 के बाद जो है बाकी 35 रह जाता है, वो है। यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका जो फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला है जी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरे पास पॉइंट है जी, हाँ क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ए हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ए इधर ही रह जाएगी और प्रोबेबिलिटी बी ये है, तो प्रोबेबिलिटी बी जो है वो हमारी 0.65 है। अब ये प्लस का ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर रह जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रह जाएगा, ठीक है। ये वन फार्मूले का है, वो जो मैंने इज इक्वल टू वन किया है। अब ये जब इधर जाएगा -5, ये माइनस हो जाएगा, तो बी की जो वैल्यू है 0.65 है। 1 माइनस 0.65 करें अपने कैलकुलेटर से, तो उसका जो आंसर है वो 0.35 आएगा। अब इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू आपके पास पहले थी वो थी यानी कि जो आई है वो 0.35 आई, और बी की वैल्यू आपके पास पहले थी वो 0.65 थी। ये 75 नहीं 65 है। 0.35 और 0.65 को अगर आप जमा करेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू 1 होगा। दो इक्वेशन, मैथ का बेसिक रूल है, जहाँ पे दो इक्वेशन बराबर होती है उसका मतलब है कि वो इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, इसको आपने बड़े गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि जी अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर साइड ऑफ द डाइस एज। ये दो उसने बताए, एक ये बताया एक ये बताया। उस बेसिकली वो ये कह रहा है कि उसके पास दो डाई हैं, उनको वो अगर रोल करे तो रोल करने से जो ये 1 है वो भी मालूम करे और जो ये 2 है वो भी मालूम करे। तो आए 1 बाय 1 देखते हैं। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। देखें, एक कॉइन है, उसमें हेड होता है और उसमें टेल होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी सैंपल स्पेस कितनी है, तो आप कहेंगे कि जी इसकी सैंपल स्पेस 1 और 2, इसकी सैंपल स्पेस 2 है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक डाई है या डाइस है 1 2 3 4 5 6, वो पूछेगा जी इसकी सैंपल स्पेस कितनी है, तो आप कहेंगे कि जी इसकी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस, मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम इसके अंदर कितनी है, टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसकी 6 है। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास दो कॉइन है, एक कॉइन ये है और दूसरा कॉइन भी है मेरे पास, तो जो पहला कॉइन है उसकी सैंपल स्पेस कितनी है 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दूसरा कॉइन है उसकी सैंपल स्पेस भी कितनी है 2, 2 को मैं 2 से जब करूंगा तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा। यानी कि दो जो कॉइन्स हैं उनकी जो सैंपल स्पेस है वो मेरे पास 4 होगी। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि टू डाइस आर टू डाइसेस, तो एक जो डाइस है उसकी कितनी सैंपल स्पेस है 6 है, तो दो डाई की कितनी सैंपल स्पेस हो जाएगी 36। अब ये 36 सैंपल स्पेस कैसे होती है ये भी हम समझेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको करने से पहले हम पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले हमने वो भी यानी कि ये समझ लिया। अब मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ, तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आपको उस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो आए वो करते हैं हम। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ये जो 1 है उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें उसने बात किया था कि अगर पेयर ऑफ डाइस को रोल करे तो प्रोबेबिलिटी मालूम करो इसकी, यानी कि 4 यानी कि 4 के पेयर क्या बनेंगे और 7 के क्या पेयर। और का मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे और होता है उसका मतलब प्लस होता है, कि इसके भी और इसके भी पेयर की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। तो इसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो पहले मैं देखता हूँ कि जो 4 है उसके क्या चांसेस हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो दो डाइसेस होती हैं अगर उनको हम एक साथ रोल करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो 36 होता है। 6 × 6 36, तो 6 × 6 कैसे होएगा कि 1 का 1 के साथ पेयर आ सकता है, 1 का 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, ठीक है। इस तरह से ये 3 का 1 के साथ, फिर 4 का 1 पूरे गिनती के साथ, 5 का पूरी गिनती के साथ, 6 का पूरी गिनती के साथ। तो अगर आप इनको काउंट करते हो ना 1 2 3 4 5 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36। ठीक है, ये 36 होंगी टोटल। तो 6 यानी कि ये सैंपल स्पेस है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि दो पेयर जो यानी कि एक जो पेयर होता है डाइस का, उसको रोल करने से जो सैंपल स्पेस आती है वो हमारी 36 आती है। तो सबसे पहले मैं ये 4 देख लेता हूँ, ये 4 कितने आते हैं। तो ये 3 और 1 का पेयर ये 4 होगा, 2 और 2 का पेयर 4 होगा, और 3 और 1 का जो पेयर है ये 4 होगा। तो 1 2 3 जो 4 हैं, जो ये 4 है ये हमारे पास कितने आएंगे 3। और जो 6 है, जो 7 है इसका पेयर कितना मेरे पास आएगा, तो वो ये 6 और 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 और 6 1 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास 6 आ जाएगा। तो जो टोटल इवेंट बन जाएंगे वो मेरे पास बन जाएंगे 9। तो टोटल इवेंट को, यानी कि जो टोटल इवेंट होते हैं उस 9 को मैं तकसीम करूंगा टोटल सैंपल स्पेस पे। तो जो दो डाई को रोल करने से टोटल सैंपल स्पेस बनती है वो मेरी 36 बनती है। तो ये 9/36 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो है उसमें वो कहता है कि वो इवन भी हो और लेस देन 7 भी हो। तो पहले मुझे इवन काउंट करने पड़ेंगे और फिर लेस देन 7 काउंट करने पड़ेंगे, उनको जमा करूंगा। वो जो जमा करूंगा वो मेरा नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा, जो कि मेरे 12 आएंगे, और उसको तकसीम में कर दूंगा, सॉरी 12 कह रहा हूँ, वो मेरे 24 आएंगे और उसको मैं तकसीम कर दूंगा 36 के ऊपर। वो 24 कैसे आएंगे, पहले ये इवन है तो इवन देख लेते हैं कि इवन कैसे आएंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पे मैं अगर इस साइड में मैंने इवन को लिखा हुआ है, इस साइड पर मैंने लेस देन 7 को लिखा हुआ है, तो इवन यहाँ मेरे 3 आएंगे। वो किस तरह से आएंगे, 3 और 1 4 भी इवन हो गया, और 3 और 1 4 भी इवन हो गया, और 1 और 1 2 भी इवन हो गया, 1 और 1 2 भी इवन हो गया, 1 इवन, 3 और 1 4 भी इवन, 5 और 1 6। तो ये 3 मेरे यहाँ पे इवन आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 और 3। ये नहीं आएगा, ये 7 को मैं इवन नहीं काउंट करूंगा। ठीक है, 6 और 1 7 होता, 7 इवन नहीं होता। ये 6 4 और 2, यानी कि यहाँ पे मेरे इसमें से मेरे 3 इवन आ गए, इसमें मेरे 2 इवन आएंगे, 2 और 2 4। ठीक है, और 4 और 2 6। ठीक है, ये मेरे इवन आ जाएंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ठीक है, 6 और 2 8 भी इवन होता है, लेकिन मैंने इसको भी देखना है कि वो लेस देन 7 हो, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। तो इसमें मेरा ये आएगा और ये आएगा, ये मेरे 2 इवन आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे 3 और 1 4 भी इवन है, और 3 और 3 6 भी इवन है, ये 2 इवन आएंगे, बाकी मेरे इवन नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद 4 2 6 इवन है, यहाँ पे मेरा एक ही इवन होगा। ठीक है, होता है ये 4 और 4 8 भी इवन होता है, लेकिन 8 को मैं इवन नहीं करूंगा, क्योंकि इवन भी हो और का मतलब प्लस, यानी कि वो 7 भी हो, यानी कि 7 से कम भी हो, 7 से कम वाला इवन मैं काउंट करूंगा। उसके बाद इसमें 5 और 1 6, इसमें ये एक इवन रहेगा। अगर ये मैं सारे इवन काउंट करता हूँ तो जो इवन है वो मेरे पास कितने आते हैं, 9 आते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं लेस करना है कि 7 से कम हो। तो अब ये 7 से कम वाले मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, ये भी 7 से कम है, 1 और 1 2 7 से कम है, 2 और 1 3 7 से कम है, 3 और 1 4 7 से कम है, 4 और 1 5 7 से कम है, 5 और 1 6 7 से कम है, और 6 और 1 7 है। यानी कि इसमें मेरे जो हैं वो ये 5 मेरे पास ही आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा इसमें मेरे 1 2 3 4, ये 4 तक आ जाएगा। ये पांचवा इसमें नहीं आएगा क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 या 7 से कम वाले में लिखने हैं। यहाँ मेरे 4 आ जाएंगे, इसमें मेरे 3 आ रहे हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, और 4 और 3 7, यानी कि यहाँ तक इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि 3 और 4 तो 7 होता है, तो 7 तो मैंने करना नहीं है। तो इसमें मेरे आएंगे 1 2 3, इसमें मेरे ये 2 आएंगे, ये वाले 7 या 7 से ज़्यादा है, इसमें मेरा 1 आएगा। तो ये 5 4 3 2 1 को जमा करें तो ये 15 हो जाएगा। 15 और 9, 15 और 9 मेरे पास 24 हो जाएगा। यानी कि 24 जो है वो मेरे इवन और लेस देन 7 के अंदर जो मेरे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो मेरे 24 हैं। वो 24 मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 24 को 36 पे तकसीम करूँगा, तो जो मेरा आंसर है वो मेरा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन की कैलकुलेशन हुई है, ये तो आपको आनी चाहिए। तो ये 2/3 जो है जी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं अगर पढ़ता हूँ, मैंने तो इसको क्योंकि पहले रीड किया हुआ है, तो मैं पहले आपको इसका क्रक्स बताता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो क्रक्स क्या है।
तो मैं आपको पहले इसका क्रक्स बताता हूँ कि आपने किस तरह से देखना है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगना है। उसके बाद मैं फिर इसको दोबारा से डिटेल से पढ़ता भी हूँ। देखो, इसमें जो जो एक क्रक्स वाली बात है ना, वो ये वाली है, ये जिसमें कि उसने लिखा हुआ है फीमेल और नॉन एग्जेक्टिव, यानी कि उसने ये बात कर दी है और की, यानी कि इसके अंदर दो प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जेक्टिव, यानी कि एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है। और इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो और यूज हुआ है। आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे और आ जाएगा वहां पे प्लस हो रहा होगा, जहाँ पे एंड आ जाएगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी। इसको यानी कि हम यूनियन कहते हैं और इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। यूनियन को यू से लिखते हैं और उल्टे यू से इसको इस तरह से लिखते हैं इंटरसेक्शन को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो क्रक्स है वो यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस या यूनियन और या फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जेक्टिव, यानी कि इसको यानी कि इसका जो है ना ये इस तरह से लिखेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और नॉन एग्जेक्टिव, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब बेसिकली इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन किए ना उसमें सिर्फ किसी एक चीज की प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर रहे होते थे। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे ये 4 और 7 है, 4 और 7 पे भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया होगा, ठीक है। इवन और लेस इसमें भी डबल प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन ये जो इससे ऊपर किए हैं, जैसे ये उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6, तो इसके अंदर सिर्फ एक इवेंट परफॉर्म हो रहा होता था। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो इवेंट एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं, तो और यहाँ पे दो इवेंट जो एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर और लगा हुआ है। तो जिसमें और लगा होगा वो हमारा यूनियन का फॉर्मूला होगा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब मैं अगर क्वेश्चन को रीड करता हूं जो कि आपके बुक के पेज नंबर 262 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कहता है कि इन एन ऑफिस देयर आर 20 स्टाफ मेंबर्स, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस जो है वो हमारी 20 होगी। आप भी अपनी बुक ओपन कर लें, मैं ये रीड कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं रीड कर रहा हूँ साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो वो कहता है इन एन ऑफिस देयर आर 20 स्टाफ मेंबर्स, 20 स्टाफ मेंबर्स हैं, उनमें से 5 हमारे एग्जेक्टिव्स हैं और 8 हमारी फीमेल्स हैं और जो मेल एग्जेक्टिव हैं वो 3 हैं। तो वो फिर कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और नॉन एग्जेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। अब छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। जो हमने करनी है, सैम्पल स्पेस 20 होगी, यानी कि टोटल स्टाफ मेंबर जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे 20 हो गए। उसमें उसने लिखा हुआ है कि इसमें से जो एग्जेक्टिव है वो 5 है, जो फीमेल्स हैं वो 8 हैं, जो मेल एग्जेक्टिव है वो 3 है। अब मेल एग्जेक्टिव अगर 3 है तो फीमेल एग्जेक्टिव कितनी होंगी, वो 2 होंगी, क्योंकि टोटल एग्जेक्टिव 5 है, उनमें से 3 मेल हैं, तो बाकी जो फीमेल एग्जेक्टिव हैं वो 2 हो गई। और अगर मैं नॉन एग्जेक्टिव टोटल 20 है, उसमें से 5 एग्जेक्टिव है, तो नॉन एग्जेक्टिव कितने हो जाएंगे, वो हमारे 15 हो जाएंगे। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि इस फॉर्मूले के अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मैंने यहाँ पे इनके मैंने ये जो है वो यहाँ पे वैल्यूज एंटर करनी है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करता हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का यहाँ पे मतलब है कि फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फीमेल हमारी जो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो नंबर ऑफ इवेंट होते हैं उसको हम टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं। तो फीमेल की सूरत में जो हमारे पास इवेंट होने के चांसेस हैं वो 8 हैं, और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो हमारी 20 है, यानी कि ये मेरा 8/20 हो जाएगा। उसके बाद जो मेरे नॉन एग्जेक्टिव हैं, अब देखो टोटल सैंपल स्पेस 20 थी, उसमें से मेरे 5 जो एग्जेक्टिव है वो 5 एग्जेक्टिव जो हैं वो 5 हैं, तो 20 में से मैं 5 कर दूंगा तो जो बाकी रह जाएंगे ये 15, ये मेरे नॉन एग्जेक्टिव आ जाएंगे। तो मेरे जो नॉन एग्जेक्टिव है, नॉन एग्जेक्टिव के जो इवेंट्स हैं वो 15 है, और टोटल जो सैंपल स्पेस है वो मेरी 20 है। अब उसके बाद ये वाला जो -6/20 है, ये जो हम इसमें इंटरसेक्शन को माइनस करें, उस इंटरसेक्शन को माइनस करने का मकसद ये है कि देखो यहाँ पे फीमेल्स कितनी हो गई, 8,
और अब देखना, ये हमने माइनस करना है ऐसी चीज जो कि हमारी कॉमन है, इसमें जो हमारी चीज कॉमन है वो हमने माइनस करना है। यानी कि इसको मैं किस तरह से करूंगा, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो, ये मेरी फीमेल्स हो गई, ये मेरे हो गए नॉन एग्जैक्टिव। जो मेरी फीमेल्स हैं टोटल वो कितनी हो गई, वो हो गई 8, और जो नॉन एग्जैक्टिव है वो हो गई 2। तो 8 और 2 तो 10 हो जाएंगे। तो 10 तो मेरी फीमेल है ही नहीं, यानी कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि कॉमन हो रही है। मैं आपको मजीद थोड़े आसान लफ्जों में समझाता हूँ। देखो, टोटल फीमेल्स कितनी थी, 8। इसमें कितनी आ रही हैं, 8 ही आ रही हैं। इसमें एग्जैक्टिव प्लस नॉन एग्जैक्टिव दोनों शामिल हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 8 है, उसमें से जो हैं वो जो दो फीमेल हैं वो हमारी ये एग्जैक्टिव है। यानी कि अच्छा, इसमें एग्जैक्टिव नॉन एग्जैक्टिव हमारी 8 हो गई। ये हमारा जो 15 है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ नॉन एग्जैक्टिव है। तो टोटल इसमें हमारी जो टोटल फीमेल नॉन एग्जैक्टिव है, 2 कॉमन इसमें हो गए। और जो इसमें टोटल हमारी यानी कि कॉमन हैं फीमेल्स, वो हमारी 8 टोटल थी, उसमें से 2 एग्जैक्टिव, बाकी जो हैं वो 6 हैं। यानी कि 6 यहाँ पे 6 है। यानी कि 2 और 6 इसमें ऐसी कंबाइंड 6 फीमेल्स हैं जो इसमें और इसमें ऑलरेडी डली हुई थी। उन 6 को मैंने यहाँ पे 6/20 करके टोटल सैंपल स्पेस ये मैंने इसमें से माइनस किया, ये इसका कुलिया है। यानी कि यहाँ पे हम जो इसमें जो चीज़ हमारी कॉमन होती है वो हमें अब देखनी पड़ेगी कि इसमें हमारी कॉमन क्या है। इसमें 6 खवातीन ऐसी, 6 फीमेल्स ऐसी हैं जो कॉमन थी। यानी कि उस 6 इसमें 2 थी, इसमें 6 थी। वो 8 नहीं होंगी, वो 6 ही होंगी कि वो इसमें भी है उसमें भी है, तो वो कॉमन 6 है। तो ये 6/20 हमारा, ये इस तरह से ये इसको हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये 8/20, 15/20, 6/20, इसका जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगा। 20 को जब आप 20 से ज़रब करेंगे तो जो आता है वो ये 1 आता है। इस 1 को इसके साथ और इसके साथ आप ज़रब करेंगे तो जो जमा का 8 जमा का 15 माइनस का 6 आ जाएगा, ये 17/20 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने एक काम ये करना है कि अभी आपने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अगर समझ आपको नहीं आएगी ना, तो मेरा इतना सर खपाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है अगर आपको समझ आई है। अगर नहीं भी आई तो फिर भी आपने लिखना है, ताकि मैं, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो अलग से डाल दूंगा इसकी, किसी और तरीके से समझा, शायद आपको किसी दूसरे तरीके से समझाऊँ तो शायद आपको उसकी समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जी, क्वेश्चन 8 के अंदर आपके बुक का पेज नंबर 263 है, उस पर डिफाइन सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस हैं, अगर उनको रोल किया जाए तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या आएगी। एक डाइस पे कितने होते हैं डिजिट, 6 होते हैं। दूसरी पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 को 6 से आप ज़रब करेंगे तो 36, इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो 36 होएगी। लेकिन उसने कहा है कि इसको 36 को लिखें भी, तो 36 सैम्पल स्पेस किस तरह से होगी, जब आप एक फेयर डाई, 2 फेयर डाई को, या फेयर डाई का जो एक किसी के क्या कहते हैं उसको, फेयर डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी कि या पेयर कह लें या ट्वाइस कह लें कि अगर 2 डाई आपके पास होंगे तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी। ठीक है, ये 2-3 वर्ड हो सकते हैं। या तो ये फेयर डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, ये ट्वाइस लिखा आ सकता है, या वो कह सकते हैं कि पेयर ऑफ डाई को किया जाए, या फिर जो इसने इस क्वेश्चन के अंदर कहा है वो इस तरह से भी कह सकता है कि डिफाइन द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस व्हेन टू डाइस आर रोल्ड। तो वो ये 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है वो 36 होगी। 36 कैसी होगी उसको हम देख लेते हैं। ये देखें, एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6, फिर 2 के साथ 1, 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5। इस तरह से ये मिला के ये टोटल जो सैंपल स्पेस इसकी बनती है वो बनती है 36। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी है पार्ट, वो हम देख लेते हैं। उसमें वो कहता है ए एंड बी आर 2 डिपेंडेंट इवेंट्स। तो पहले तो हमें डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, और उस डिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर उसने हमें ए पार्ट दिया, बी पार्ट दिया। ये ए पार्ट और बी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिपेंडेंट इवेंट जो है ना उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके फार्मूला पढ़ेंगे, और उसका फार्मूला हम उस क्वेश्चन 8 पे जाकर लिख के उसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर चार चार बॉल जो हैं
वो रेड है और जो 2 हैं वो ब्लैक है। तो देखो सैंपल स्पेस क्या होती है, सैंपल स्पेस होती है ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो टोटल सैंपल स्पेस आ गई 6। और अगर मैंने रेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो रेड की बॉल्स 4 है, यानी कि जो इवेंट है वो मेरा 4 और जो मेरी टोटल सैंपल स्पेस है वो 6 है। तो 4/6 इसकी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखो एक दफ़ा जब मैंने उसको मालूम किया तो एक रेड बॉल मैंने निकाल ली, वो जो मैंने एक रेड बॉल निकाली उसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। जब एक बॉल निकाल लूंगा तो एक बॉल तो मैंने निकाल ली है, अब जब दोबारा इसकी प्रोबेबिलिटी में मालूम करूंगा तो फिर क्या होएगा कि अब इसमें 1 2 3 4 5 जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 5 आ जाएगी, और जो बाकी रेड की इवेंट है वो 1 2 3 वो बाकी 3 रह जाएंगे। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये वाला जो इवेंट है वो उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही मैं आपको ना इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट है उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अब देखो जो इंडिपेंडेंट है ना उसमें उसमें ये चीज़ इस तरह की, इसको मैं आपको बल्कि समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। ये आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 1 2 3 4 बॉल रेड है और 2 बॉल आपकी ग्रीन है। अब देखो जब मैंने पहली दफ़ा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली रेड की, तो रेड के इवेंट कितने हैं 4 और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 6 है, तो 4/6 आ गई। जब मैं इसकी दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना दोबारा, और मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे मैंने रेड बॉल निकाल ली थी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं रेड बॉल निकालने के बाद दोबारा फिर रेड बॉल उधर ही रख दूंगा। यानी कि इसकी जब दोबारा प्रोबेबिलिटी मालूम करूंगा तो फिर 4/6 ही होएगी कि रेड 4 है, जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 6 है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ जब मैंने एक रेड की प्रोबेबिलिटी मालूम की तो वो बॉल मैंने निकाल के साइड पे रख दी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको वापस जो है ना वो रख दिया। यानी कि यहाँ पे मैंने जो है उसको रिप्लेस कर दिया है, यानी कि रेड बॉल को मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोबारा उसको यहाँ पे रख दिया है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम ये करते हैं कि हम बस डिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर साथ देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि जब क्वेश्चन इसका आता है तो वो हमने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो डिपेंडेंट जो हमारा डिपेंडेंट इवेंट है, ये आपका बुक का पेज नंबर 251 है। इसके ऊपर उसने बताया हुआ है कि जो डिपेंडेंट है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी को हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। जब यहाँ पे ए आ रहा है तो उधर बी बाय आएगा, जब यहाँ पे बी आएगा तो वहाँ पे ए बाय बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी कहलाती हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कहलाती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, फिर हम इसको डिटेल में भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डिपेंडेंट इवेंट है ना उसका ये फॉर्मूला है, उसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती हैं ए बाय बी और बी बाय ए। अच्छा ये जो इसके फार्मूलाज है ना, ये इसके मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज हैं। अगर इसी की आप एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन का फॉर्मूला है, एडिशन का फॉर्मूला ये वाला है। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं ना, तो क्वेश्चन के अंदर उसने बात की है, उसने हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.33 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.43 है, और फिर वो कहता है कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। तो यहाँ पे मैं इसको मालूम करने के लिए जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं ये एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ कि डिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला तो ये है, तो ये वाला फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। जो मेरा क्वेश्चन है उसके अंदर उसकी जो गिवन वैल्यूज हैं और इसका ये जो मैंने सोल्व करना है, अगर इन सारी चीज़ों को मैं एक इस पस्से मंजर में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो इसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी और ए प्लस बी, ठीक है, यू को हम और लिख सकते हैं या प्लस लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन को हम एंड लिख सकते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके पसे मंजर में देखता हूँ तो इसके ऊपर जो फॉर्मूला है ना वो एडिशन वाला अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी B, ये मैं लगाता हूँ, ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके बुक के पेज नंबर
62 पे है, उसके उसमें भी यही फॉर्मूला लगता था। इसका मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ना, ये जो हमारी कोई चीज़ कॉमन होती है, इसमें क्योंकि हमें उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो सिंपल मैंने क्या करनी है कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.43 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.25, इसकी 0.33, ये मैंने मालूम करना है। अब ये वाली वैल्यूज, ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 15 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस में कट जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.15 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है ये 0.15 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मालूम करनी है। तो मैंने आपको अभी बताया ये जो बी बाय ए है, ये हमारे डिपेंडेंट के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दो होती हैं, एक ए बाय बी होती है और एक बी बाय ए होती है। हंसी इसलिए रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है जो है ना वो मुंह थक गया मेरा। अच्छा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दो होती हैं, ए बाय बी होती है और बी बाय ए होती है। ए बाय बी और बी बाय ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ये डिपेंडेंट के अंदर, डिपेंडेंट इवेंट के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम आते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो, उनको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हमारी ए बाय बी और बी बाय ए होती हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बी बाय ए का मैंने फॉर्मूला लिखा, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये मैंने अभी निकाला है, ये 15 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये वाला यानी कि ये 0.25, इसको 0.25 पे तकसीम करूँगा तो 0.60 इसका आंसर आ जाएगा। तो होप्स हो कि आपको ये जो क्वेश्चन 8 है ये क्लियर हो गया होना है, आपको इसकी बड़ी अच्छे से समझ आ गई होनी है कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद जी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो क्या क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है इस टेबल को हमने गौर से देखना है और ये वाली जो चीज़ें उसने हमें गिवन की हुई हैं ये हमने सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इसकी एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपके बुक का जो पेज नंबर 256 है, 256 के ऊपर ये वाली एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ना वो हमारा ये जो क्वेश्चन है 9 इसको हमने सॉल्व करना है। तो आए इसको देखते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ तो उसमें वो कहता है प्रेसिडेंट ऑफ अ कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड टू अपॉइंट मैनेजर टू अ न्यूली ओपन ब्रांच फ्रॉम हिज पर्सनल स्टाफ बाय सिलेक्टिंग अ पर्सन एट रैंडम, द डिटेल ऑफ हिज पर्सनल स्टाफ आर गिवन अंडर। वो कहता है कि ये स्टाफ की डिटेल है और उन्होंने नई जो है ना वो ब्रांच ओपन करनी है। तो वो कहता है कि इसमें से अगर उन्होंने डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा किस हिसाब से सेलेक्ट करना है, ये जो 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स दिए हुए इसके हिसाब से सर्च करना है। तो सिंपल बात ये है कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आपने जहन में रखना है। उस फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं उनको हम बटे से ऊपर रखते हैं और जो हमारे टोटल सैंपल स्पेस होती है उसको हम बटे से नीचे रखते हैं। तो ये सेम जो टेबल है यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आए इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर मैं ये पॉइंट 1 की बात करता हूँ तो पॉइंट 1 के अंदर जो है वो कहता है अ मेल। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप अभी कर रहे हैं उसके अंदर सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस क्या होती है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जमा करता हूँ तो ये 25 होता है, अगर ये फीमेल का सारा डेटा जमा करता हूँ ये 10 होता है। तो इसमें जो टोटल नंबर है वो 35 है, यानी कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 35 है। जो हमारी सैंपल स्पेस है वो कितनी है जी, वो हमारी जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 35 है। तो जो पहला हमारा है ना उसमें वो कहता है कि जो मेल है उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो जो मेल है उसके जो इवेंट्स हैं वो ये जो मेल आ रहा है जो इवेंट्स हैं वो 25 है, 25 ऊपर आ जाएगा। जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 35 है। तो 25 को 35 पे तकसीम करूंगा तो वो मेरे पास मेल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मेरे पास आ जाएगी 25/35 है। उसको मजीद 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5/7 उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला मैंने वही लगाया, वो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, जो इवेंट्स है और जो टोटल सैंपल स्पेस है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल सैंपल स्पेस पे। दूसरी चीज़ वो ये क्वेश्चन इसका जो जुज 1 है वो या पार्ट 1 है वो हमने कर लिया। पार्ट 2 में वो कहता है जी कि इसमें से जो ग्रेजुएट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ग्रेजुएट क्या होगी। तो देखो ग्रेजुएट मेरे ये है, तो ग्रेजुएट के इवेंट होने के जो चांसेस हैं वो 12 है, तो 12 ऊपर ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बटे से ऊपर आ जाएगा। और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो मेरी 35 है, तो ये 35 पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट वो मेरी 12/35 आ जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो बात करता है कि पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट मेरा ये है और उसमें जो मजीद फीमेल है वो इसमें ये फीमेल, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल के इवेंट होने के चांसेस हैं वो 2 हैं, और जो मेरी टोटल सैंपल स्पेस है वो 35 है, तो 2/35 इसका आंसर होएगा। उसके बाद वो बात करता है कि मेल और इंटरमीडिएट, मेल और इंटरमीडिएट यानी कि ए में मेल आ गया और बी में वो कहता है इंटरमीडिएट, तो ए और बी आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे ए आता है वो प्लस होता है या यूनियन होता है, तो ए और बी का जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो मेरे पास ये मेल है, तो मेल की जगह पे मेल की प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ये मेल है, ये मेल मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि ए का मतलब है ये मेल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि इस तरह से आएगा। बेसिकली ये मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ, आपको पता हो जाएगा कि ए की वैल्यू मेल है और बी की वैल्यू इंटरमीडिएट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मेरे पास जो होएगी, तो मेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25/35 है, तो उसकी जगह पे 25/35 आ जाएगा। इसी तरह जो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के जो अक्रस के चांसेस हैं वो 10 हैं, और 10 टोटल सैंपल स्पेस मेरी 35 है, 10/35 माइनस ये प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ होती है, ये वो चीज़ माइनस करते हैं जो इन दोनों में कॉमन होती है। तो अब देखना जो टोटल मेल हैं वो कितने हैं, वो 25 हैं, वो 25 हैं, तो यहाँ पे 25 मेल यहाँ पे भी आ रहे हैं, और इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट आ रहा है, ये जो मेरा इंटरमीडिएट आ रहा है, इसमें भी ये 7 मेल आ रहे हैं, यानी कि ये 7 मेल इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो ये 7 मेल कॉमन है, यानी कि मेल 10 और 25 और 10 को 35 मेल तो नहीं है, मेल तो सिर्फ 25 है, तो 25 मेल ये हो गए, उसमें से 7 मेल इसमें है, जो बाकी के 3 है ये वो तो फीमेल है, इंटरमीडिएट में ये जो 10 है इसमें जो 3 है वो तो फीमेल है, तो बाकी जो इसमें 7 एक्स्ट्रा डला हुआ है ना, वो मैंने -7/35 किया हुआ है कि वो जो 7 है वो इसमें भी है और इसमें तो ऑलरेडी है, तो वो जो एक्स्ट्रा 7 डले हुए उनको 7/35 को मैंने यहाँ पे उसमें से माइनस किया, 35 इसका एलसीएम आ जाएगा, 35 ज़रब 1 35, ये जो 1 आएगा इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये 25 जमा 10 माइनस 7/35, इनको जमा माइनस करके इसको 35 पे तकसीम करेंगे तो वो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो इसका लास्ट है मेरे पास, लास्ट के हम देख लेते हैं। लास्ट में वो कहता है कि इफ सिलेक्टेड पर्सन इज मैट्रिक देन फीमेल, यानी कि पहले मैट्रिक को मैंने कह दिया कि जो मैट्रिक वाला इवेंट है वो ए है और फिर वो फीमेल हो ये बी है, यहाँ जहाँ पे ये देन आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी के ऊपर, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की मैं अगर बात करता हूँ तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी बी की जो मेरे पास वैल्यू होगी, तो प्रोबेबिलिटी बी की मैं अगर बात करता हूँ, बी का मतलब फीमेल है, जो फीमेल है फीमेल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, फीमेल की मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, ये मेरे पास आ गई फीमेल, ये आ जाएंगी 4 2 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है, 10 और जो टोटल है वो 10/35 आ गई, तो ये 10/35 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बी की। 10 को 35 पे तकसीम करेंगे तो ये 0.28571 आ जाएगा। उसके बाद
ये मेरे पास नहीं है, ये मैंने मालूम करना है, ये मैंने लिख दिया। इसका जो फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि जो मैट्रिक वाले हैं, ये मैट्रिक वाले मेरे ए हैं, फीमेल मेरी बी है। फीमेल बी का मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली जिसकी वैल्यू मेरे पास ये आई है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मैंने बी निकाला, इस बी की जगह पे ये 10/35 आ जाएगा, ये 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा मैट्रिक है, तो मैट्रिक की मैं प्रोबेबिलिटी देख लेता हूँ कि मैट्रिक की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। तो मैट्रिक की प्रोबेबिलिटी ये 5 और 1 6, यानी कि मैट्रिक के इवेंट होने के जो चांसेस है वो 6 और टोटल 35 है। 6/35 इसकी होएगी, ठीक है। ये 6/35, ये 6 को 6 से ज़रब करेंगे 60 आ जाएगा, 35 को 35 से ज़रब करेंगे 1225 आ जाएगा। 60 को 1225 पे आप तकसीम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे पास ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मेरे पास वैल्यू जो है वो ये है। इसको मैं इस पर तकसीम करूँगा तो पॉइंट 14, ठीक है, 0.14, ये 0.14 नहीं आएगा, ये 0.16 आएगा जब आप इसको इस पर तकसीम करेंगे। और 0.16 को आप 1/6 भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, आपका ये आंसर है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा और आप अब इस क्वेश्चन नंबर 9 को कर सकेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने तो रीड कर लिया, जो इसमें मसले के क्रक्स वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को भी रीड करता हूँ बाद में। जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने कहा ना बोथ ऑफ देम और ईदर ऑफ देम के उनमें से कोई एक हो जाए, ए हो जाए या बी हो जाए, यानी कि जो इससे समझ आए। ईदर ऑफ देम का मतलब है कि कोई एक चीज़ परफॉर्म हो जाए। अगर फर्ज करें 2 इवेंट है ए और बी, उसने कहा ईदर ऑफ देम के उनमें से कोई एक हो जाए, और बोथ ऑफ देम मसलन के दोनों ही, यानी कि बोथ ऑफ देम की सूरत में जो इक्वेशन है वो कुछ बन रही है कि ए और ज़रा बी, और ईदर ऑफ देम का मतलब ये है कि उनमें कोई एक हो जाए, यानी कि या ए हो जाए या फिर बी हो जाए, ए हो जाए या फिर बी हो जाए। और बोथ ऑफ देम यानी कि ये जो ज़रब किया इसको मैं लिखूंगा ए एंड बी, कि ए भी हो और बी भी हो, यानी कि बोथ ऑफ देम की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए एंड बी, और ईदर ऑफ देम की बनेगी ए और बी, के उनमें से कोई एक हो जाए। इधर का मतलब यही होता है कि चाहे ये हो जाए चाहे वो हो जाए। तो अगर ए और बी और ए एंड बी की हम आपकी इस बुक के मुताबिक हम इसके फॉर्मूला देखते हैं, तो ए और बी का जो फॉर्मूला है, ए और बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का जो फॉर्मूला है, ए और बी का फॉर्मूला वो ये लगेगा, और ए और बी जहाँ पे और होता है वो प्लस होता है, और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक्स होता है। यानी कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो प्लस वाला है इसके अंदर एडिशन वाला फार्मूला लगना है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना ये एडिशन वाला, ये एडिशन लॉस के अंदर ये जो फॉर्मूला ये एडिशन लॉ के अंदर आता है, यानी कि जहाँ पे और होता है वो प्लस होता है, और जहाँ पे एंड होता है, यानी जहाँ एंड होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए एंड बी का जो फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होएगा, ए इंटरसेक्शन बी का, और जो और वाला है उसके अंदर प्लस का फार्मूला होगा। तो होप्स हो कि आपको ये मसले कि एक फार्मूला ये फार्मूला मैंने आपको बता दी है और समझा आ भी दिया है कि किस तरह से आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगना है। तो 1 को करते हैं, तो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि उसमें वो बात कहता है कि मिस्टर एक्स एंड वाई आर टू फील्ड स्टाफ वर्कर्स ऑफ वापडा, द प्रोबेबिलिटी टू हैंडल एनी ब्रेकडाउन सेटिस्फैक्टरी बाय मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो ये पहली वाली है वो पहले वाले की है, एक्स की है, और ये जो है वो वाई की है। तो यही चीज़ वहाँ पे है, और उसके बाद उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई बता दें। तो अगर यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसने यानी कि ए हमारी एक्स और बी हमारा वाई है। एक्स को मैंने ए क्यों लिया है, जो मेरे क्वेश्चन में पहली चीज़ आ रही थी वो एक्स आ रही थी, दूसरी वाई आ रही थी, तो मैंने पहले को एक्स कह दिया दूसरी को वाई कह दिया। तो एक्स और वाई या प्रोबेबिलिटी ए और बी जो है, एक्स की वैल्यू मेरे पास 80% है, तो 80% को अगर मैंने उसमें लिखना है नंबर के अंदर, तो इसको मैं 100 से यानी कि 80 को
100 से डिवाइड कर दूंगा, इसको करूंगा तो ये 0.80 आ जाएगा। तो ये 0.80 को 0.70 से मैं ज़रब करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 56 आ जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, या मैं इसको ए यूनियन बी, ठीक है, यानी कि एक्स यूनियन वाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और का मतलब प्लस होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, या इसको मैं इंटरसेक्शन इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अगर यहाँ पे वाई करना है तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो वैल्यू 0.80 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की वैल्यू 0.70 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है ये वो हमारे पास ये आई है 0.56। तो इसको इसमें जमा करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे पास आंसर है वो 94.94 आ जाएगा। इसको परसेंटेज में लिखना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो वो जो आएगा उसको मैं 94%, इसी तरह से ये 56% लिखा है। तो होप्स हो कि जो क्वेश्चन 1 है उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। उसमें वो कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वो कहता है कि 2 कार्ड जो है ना वो एक प्लेइंग हमारे पास जो ताश है उसमें से हमने बारी बारी यानी कि सक्सेशन में इनके एक के बाद एक यानी कि एक के बाद दिगरे हमने वो 2 कार्ड निकालने हैं। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर एस इफ द फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन। अगर रिप्लेस्ड वाली स्ट्रेटजी और नॉट रिप्लेस्ड वाली स्ट्रेटजी और टेक्निक अगर लगाई जाए तो उनकी जो हमारा एस है एस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। तो आए सबसे पहले जो है वो 1 वाला देख लेते हैं। रिप्लेस्ड ये अभी मैं जब मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाते हुए यहाँ बताया था कि एक डिपेंडेंट इवेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट हमारा होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट को हम रिप्लेस्ड कहते हैं, यहाँ मैं वर्ड यूज करने लगा था तब जब मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं फिर करते करते रुक गया। मैंने कहा कि जब हम थोड़ा आगे जाएंगे इसका क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फिर मैं ये वाली चीज़ को इंक्लूड कर दूंगा, वहां मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। और जो डिपेंडेंट है ये हमारा नॉट रिप्लेस्ड आ जाएगा। रिप्लेस्ड में बेसिकली क्या हुआ, रिप्लेस्ड में ये हुआ कि जब एक इवेंट को परफॉर्म किया और दूसरे इवेंट को परफॉर्म करना था तो जो चीज जो यहाँ पे रेड बॉल बाहर निकाली थी वो वापस रख दी थी। तो यहाँ पे पहली दफ़ा भी 4/6 उसकी आई थी प्रोबेबिलिटी और दूसरी दफ़ा भी 4/6 ही आई थी। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट के अंदर नॉट रिप्लेस्ड के अंदर ये होता है कि जब हम पहली दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने मालूम की कि हमने एक बॉल को निकाला तो 4/6 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, और जब नेक्स्ट टाइम उसको किया तो हमने इस बॉल को यहाँ से रिमूव ही किया, इसको वापस नहीं रखा, यानी कि इसको हमने नॉट रिप्लेस किया। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने किया तो अब रेड 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 ये 3 आ गए और इसको डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस 5 किया। तो ये रिप्लेस के तरीकाकार है और ये नॉट रिप्लेस का तरीकाकार है। यही क्वेश्चन जो है ना वो भी हमारे पास आया है कि अगर रिप्लेस आए तो फिर अब पहले पार्ट के अंदर वो कहता है नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस का मतलब ये है कि पहली दफ़ा जब हम एक इवेंट परफॉर्म करेंगे तो हमने जो एक कार्ड निकाला होगा ना उसको वापस ताश की डब्बी में रख देंगे और फिर दोबारा से उसको करेंगे। तो जब हम इसमें उसने बताया कि जब पहली अटेम्प्ट के अंदर जो एस होते हैं वो 4 होते हैं और जो अदर कार्ड है वो 48 है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो मेरी 52 की होती है। तो प्रोबेबिलिटी अगर पहली प्रोबेबिलिटी फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी मालूम करता हूँ तो एस की प्रोबेबिलिटी 4 है और जो टोटल है वो 52 है और इसकी जो है वो 1/13 आ जाएगा। जब दूसरी दफ़ा प्रोबेबिलिटी मालूम की तो A2 और फिर ये 4 ही है 4/52 और ये 1/13 को ज़रूर करें 1/169 आ जाएगा। इसी तरह से अगर नॉट रिप्लेस्ड की मैं बात करता हूँ तो नॉट रिप्लेस्ड में अब देखिएगा क्या करते हैं। जब पहली दफ़ा मैंने एस का एक कार्ड निकाल दिया ना, एस का जब मैंने ये पहली प्रोबेबिलिटी मालूम की 4 ये 4 था और टोटल ये 52 था, ये पहली प्रोबेबिलिटी मालूम की तो वो 1/13 आ गई। अब जब मैंने दूसरी दफा प्रोबेबिलिटी मालूम की तो एक एस का कार्ड तो पहले निकल गया था, वो जो निकल गया था ना उसको वापस नहीं रखा, तो एस के कार्ड कितने रह गए 3 रह गए और जो टोटल था वो पहले 52 था, एक कार्ड निकला तो 51 हो गया। तो अब ये 3 को मैं तकसीम कर दूंगा 51 के ऊपर 1/17, इसका आंसर 1/13
ये वाला 1/13 और ये 1/17 इसको करेंगे तो 1/121 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इनको हम रिप्लेस नॉट रिप्लेस्ड भी कहते हैं, ठीक है। नॉट रिप्लेस्ड हमारा जो है वो डिपेंडेंट है, इसको देख लेते हैं जी। नॉट रिप्लेस हमारा डिपेंडेंट है और जो हमारा रिप्लेस है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसका ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी, यानी कि अगर वो आपको कहीं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का कहेगा या आपको रिप्लेस नॉट रिप्लेस्ड कहेगा तो वो आप इस फॉर्मूले से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लेते हैं। उसमें वो कहता है अ बैग कंटेन्स 10 गुड एंड 2 डिफेक्टिव आइटम। एक बैग है जिसमें 10 अच्छी और 2 खराब, यानी कि टोटल कितनी हो गई 12। खराब और ठीक वाली मिला के होगी 12, यानी कि टोटल जो हमारी सैंपल स्पेस हो गई है वो हमारी 12 हो गई है, ठीक है। यानी कि जब भी हम इस फॉर्मूले के अंदर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे होंगे तो उसमें जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 12 पे डिवाइड कर रहे होंगे। पहली बात तो ये क्लियर होगी। If two items are selected at random without replacement, the first is not replaced before the second is drawn, ठीक है। ये बेसिकली वो ये नॉट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड इज डिफेक्टिव। अब यहाँ आपने गौर से देखना है, उसने कहा कि द फर्स्ट इज गुड, यानी कि जो पहली है उसको उसने कहा कि जो ए है, और एंड को हम ये मैंने एंड लिख दिया और सेकंड को मैंने नाम दे दिया डिफेक्टिव को बी। ए का मतलब है अच्छी वाली जो गुड है एंड बी डिफेक्टिव। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले के अंदर जो है ना वो उसका आंसर है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को रीड किया और देखा है कि उस क्वेश्चन को मैं किस फॉर्मूला से कर सकता हूँ। उसने ये सीधा सीधा बताया हुआ है कि गुड एंड डिफेक्टिव उसका फॉर्मूला है, जिसके अंदर मैंने ये इनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू जब डालूंगा तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब ए एंड बी जो है ना, इसमें आपको फॉर्मूले को देखता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। जो फॉर्मूला मैंने हाईलाइट किया था उस फॉर्मूले के अंदर एंड आ रहा था। एंड मैंने कहा था कि जहां आता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे मल्टीप्लीकेशन लॉज के अंदर आ रहा होगा। तो मैंने फॉर्मूला देखें, यहां पे जो इसका फॉर्मूला है जी वो आ रहा है ये, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एंड ही होता है, बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये फॉर्मूला वहां पे लगना है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूं ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरी गुड 1 है, यानी कि जो गुड वाली है वो यहां आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरी है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय ए मेरा है गुड। ये मेरा फार्मूला बनेगा और यही सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जिसमें देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है और ये बी बाय ए है। यही सेम फार्मूला मैंने किया है और उसकी वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज को मैंने अगर पुट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो गुड वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी गुड के इवेंट होने के जो चांसेस है वो 10 है। 10 आ जाएगा तकसीमे बाय 12, यानी कि जो टोटल सैंपल्स पे तकसीम कर दूंगा। अब देखें जो डिफेक्टिव है उसकी 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 12 है, यहाँ तो 12 आ चाहिए। 11 आया, 11 क्यों लिखा है? तो भाई 11 इसलिए लिखा है कि मैंने आपको पहले बताया कि जहां पे ये नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन, अभी सेकंड ड्रॉन नहीं किया। अगर वो सेकंड ड्रॉन करता तो फिर यहाँ पे भी कोई चेंजेस होनी थी, इसलिए इसकी यहाँ पे जो है वो 12 की बजाय मैंने इसको 11 लिखा है, क्योंकि इसका जो मेथड है वो नॉट रिप्लेस्ड है। नॉट रिप्लेस्ड जब हम ये ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे तो नॉट रिप्लेस्ड में हमने देखा था कि हम जो उसमें से एक कार्ड निकाल लेते हैं उसको हम टोटल स्पेस के अंदर, टोटल सैंपल स्पेस के अंदर काउंट नहीं करते। तो इस वजह से ये 2/11 किया है। और यहाँ पे 2 का 2 इसलिए लिखा है कि उसने साथ ये मेंशन किया हुआ है कि बिफोर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन। तो इस वजह से यहाँ पे ये 2 किया हुआ है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इन्होंने आपस में ज़रब होना है, ये 10 उसके साथ ज़रब हो जाएगा, 12 उसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये जी आ जाएगा 20/132। इसको मज़ीद आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो 5/33 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो जी क्वेश्चन नंबर 13 है आगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो कहता है प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एट
टू टेस्टिंग पॉइंट्स टू डिटरमाइन वेदर द ईच प्रोडक्ट, यानी वो कहता है कि जो प्रोडक्ट्स है ना उनको दो अलग अलग जगहों पे चेक किया जा रहा है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। ईच टेस्ट इज स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट आपने याद रखना है। यहाँ पे एक वर्ड आया है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, कि जो टेस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एट पॉइंट वन इज पॉइंट टू, यानी कि जो पॉइंट वन है वहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की वो पॉइंट टू है, और जो पॉइंट टू है उस पर पॉइंट वन है। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of finding defective product at both points, यानी कि probability of both कह रहा है, यानी कि probability of A भी and B भी, यानी कि probability of A और B और नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि दोनों की probability उसको चाहिए। तो probability of A and B ये याद रखना है, और ये इंडिपेंडेंट आप याद रखना है। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 251 पे आ जाए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, एंड को आप ये इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ये तीनों लिख सकते हैं, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी लिखा हुआ है ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी को ये फॉर्मूला वहां पे लगना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपने लिख लेना है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डॉट लिख लें या इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं जो आपका दिल करता है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉइंट टू प्लस मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वन, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 0.02 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका 13 का पॉइंट ए हो गया, और इसी का आगे पॉइंट टू है। पॉइंट टू में वो कहता है कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एट टू, यानी कि वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टू को हमने बी कहा था और वन को हमने ए कहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी चले जाएं तो ये पॉइंट वन को ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहा हुआ है पॉइंट टू, और इसको तो वो कहता है गिवन दैट अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाज फाउंड एट पॉइंट वन, यानी वो कहता है कि पॉइंट ए गिवन का मतलब है कि उसको इस पर डिवाइड कर रहा है वो, कि बी बाय ए कर रहा है, कि बी बाय ए, ठीक है, यानी कि बी हमारा 2 है और ये हमारा यानी कि 1 है। तो उसके कहने का मतलब व्हाट क्या प्रोबेबिलिटी होएगी अगर हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट एट पॉइंट टू एंड गिवन दैट, यानी कि 2 को अगर मैं बी को डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगर करूंगा तो वो क्या होगी। अब आपने क्या करना है जी, आप आ जाएगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का जो फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है ये आपने अभी मालूम किया ऊपर 0.02, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 0.1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 0.1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी बाय जो है ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो हमारे डिपेंडेंट इवेंट के अंदर आती हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए होती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने करना है, उसमें वो कहता है कि एन इंश्योरेंस कंपनी एस्टिमेट दैट इन द एज ग्रुप 40 to 50 years 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज़ क्रिटिकल डिसीज, यानी कि 10% जो है ना, जो 10% है उनको क्रिटिकल डिसीज है। 10 को आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये मेरे पास 0.10 आ जाएगा, यानी कि इसका अगर मैं
ये मेरे पास अगर डिसीज आ गई तो ये डिसीज पार यानी कि इसका जो रिवर्स है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मेरे पास 1.1 माइनस 0.10 यानी कि 0.90 जो है वो मेरे पास वो लोग होंगे जिनको डिसीज नहीं है। यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके 10% जो लोग हैं ना उनको क्रिटिकल डिसीज है। उसके बाद मैंने कहा कि इसी डिसीज का जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो फॉर्मूला है वो 1 - 0.10 करूंगा तो 90 जो है उनको नहीं है। तो इसका हमने जो है वो एक ट्री डिज़ाइन करना है, और उस ट्री के ज़रिए इसके अंदर चार क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के पेज नंबर 264 पे, नन, वन, टू, ऑल विल बी। तो उसका इनका जो है, और एंड पे वो कहता है सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल डिसीज इफ 3 पर्सन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि 3% जो हैं उनके हिसाब से, 3% के हिसाब से हमने जो हमारा डिसीजन ट्री है, जो हमारा ट्री है, इसको बेसिकली हम ट्री कहते हैं। तो ट्री डायग्राम के ज़रिए हमने इसको देखना है। तो आए इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पहला पर्सन है, टोटल 3 पर्सन्स क्या जो है ना उनको मैंने ट्री के अंदर ड्रॉ करना है। तो जो मेरा पहला पर्सन है उसके बारे में लिखा मैंने। उसको ना दो तरफ जो है उसकी ब्रांचेस बनाई हैं। पहली ब्रांच 0.90 है। 0.90 मेरा ये है, यानी कि जो हेल्दी लोग हैं। तो ये जो डी डैश के साथ है वो हेल्दी हैं, और ये जो डी वाले हैं इनके अंदर जो है वो क्रिटिकल डिसीज है, क्योंकि इनका 0.10 है। इस 0.10 को और 0.90 को करेंगे तो ये 1 बनेगा। तो ये हमारा जो ये मसलन के पहला पर्सन है, ये उसका हो गया। अब क्योंकि हमने 3 पर्सन जो है वो सिलेक्ट करने हैं, हम मसलन के 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है कि एक, दो, तीन, इस तरह से 3 पर्सन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 पर्सन का हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले पर्सन की ये डायग्राम हो गई। अब हम दूसरे पर्सन की जो है ना वो डायग्राम को ड्रा करते हैं आगे। उसके बाद आपने जो यहाँ पे है इसके सामने भी पर्सन के दो ड्रॉ कर देने हैं, यानी कि ये वाला जो होगा वो 0.10 वाला होगा, और ये 0.90 वाला होगा, और ये 0.10 वाला होगा, और ये 0.90 वाला होगा। अब ये जो सेकंड पर्सन, ये पहला पर्सन था, ये दूसरा पर्सन है। क्योंकि हमने सिलेक्शन करनी है ना, जब हम सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 1 2। अभी हम दो लोगों की सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब 3 की करनी है तो तीसरे बंदे का आए ड्रॉ करते हैं मजीद। तो इसी तरह अब यहाँ पे एक ब्रांच बन जाएगी, एक यहाँ पे बन जाएगी, एक यहाँ पे बन जाएगी, एक यहाँ पे बन जाएगी। तो ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 है। ठीक है, 3 लोगों का ये डेटा मेरे पास ड्रॉ हो गया है। उसी तरह से ये 0.10 होगा तो ये 0.90 होगा, 0.10 0.90 0.10 0.90 0.10 0.90। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इनका डेटा बना लेता हूँ। फिर डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम मज़ीद करके देख लेंगे, उसका मसला नहीं है। उसके बाद देखें, अब इसकी जो मैं यहाँ वैल्यूज़ लिखूंगा ना, वो लिखूंगा ये D1 ज़रब D2 ज़रब ये D3। इसकी वैल्यू लिखूंगा। D1 की वैल्यू भी 0.10 है, 0.10 0.10। ठीक है, तीनों की 0.10 है। अब इसकी अगर वैल्यू लिखता हूँ तो इसमें आ जाएगा D1 D2 और D3 डैश, D1 D2 D3 डैश, 0.0 0.0, और D3 की जो वैल्यू है वो 0.90 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ये और ये और अच्छा ये D1 D2 D3 हो गया, D1 D2 ये D3 हो गया। ठीक है। पहला जो था वो यहाँ यहाँ फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब उसके बाद ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। तो अगर ये इसको यहाँ से करता हूँ तो ये आ जाएगा D1 और D2 डैश, और ये फिर यहाँ से इधर जाएगा D3। तो ये आ जाएगा 0.0, D1 आ जाएगा 0.0, और D1 डैश 0.90 आ जाएगा, और D3 0.0 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसी तरह से ये आ गया था, अब ये और ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा D1 D1 D2 डैश और D3 D3 डैश D3 डैश। D1 का आ जाएगा 10, D2 डैश का आ जाएगा 0.90 और D3 डैश का भी 0.90 आ जाएगा, 0.90 आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आएगा ये D1 डैश, ये इसके हो जाएगा, ये बनाएगा, फिर ये यहाँ से आएगा इसको, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा। अब जो ये है ना जी, ये आएगा D1 D2 और D3, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा D1 डैश D2 ऐसे और D3 इस तरह से। उसके बाद ये है तो ये आ जाएगा D1 डैश, ये D2 आ जाएगा, पहले ये इधर गया था, अब ये इधर आ जाएगा D3 डैश, ठीक है, ये D3 डैश। उसके बाद ये वाला चंक रह गया है, इस चंक में आ जाएगा D1 डैश, ये अब आएगा इधर D2 डैश और ये D3 वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा D1 डैश, फिर ये D2 डैश और ये इधर D3 डैश आ जाएगा, ठीक है। और आगे उनकी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बुक है उसके अंदर उसने क्या बात की थी। सबसे पहले वो ये बात करता है कि इसमें जो है ना, यानी कि नन की क्या आंसर होएगा। तो अगर मैं अपनी इस डायग्राम में देखता हूँ कि मैंने कोई से 3 रैंडम लोगों को सिलेक्ट करना है और उनको सिलेक्ट करने से जो उनकी क्रिटिकल डिसीज है वो मेरी ना आए, तो उसका मेरा क्या बेस्ट पॉसिबल पेयर होएगा। इनकी वैल्यू मैंने 1010 लिखी थी, वो वैल्यू मैंने 9090 कर दी है। तो जो नन वाला है ना, पहला है, उसका जो आंसर है वो ये वाला है, उसका जो आंसर है वो ये वाला है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये वाला D1, ये D2 और ये D3, ये भी 0.90 वाले वो हैं जिन जो सेहतमंद हैं। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, तो इसका मतलब है नन है, यानी कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो 0.1 का जो आंसर है वो ये वाला है, ठीक है जी, ये 0.1 का आंसर है। उसके बाद जो सेकंड वाला है ना, सेकंड में हमने देखना है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि कोई जिसमें हमने देखना है कि जिसमें जो D1 D2 या D3 एक दफ़ा आया ना, वो उनकी वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, वो इस सेकंड का आंसर होएगा। तो हम देखते हैं इसको, अगर हम देखते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा है, इसमें हम देखते हैं इसमें भी ये एक से ज़्यादा है, सादा वाला, इसमें भी एक से ज़्यादा है, इसमें इसमें ये चीज़ होती है पूरी, ठीक है। इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें भी एक से ज़्यादा है, इसमें इसमें ये है, ठीक है, ये भी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ये मेरे सेकंड का आंसर होएगा, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने देखना था कि 1 जिसमें कम से कम एक जो है ना, यानी कि 3 की सिलेक्शन करूँ तो कम से कम एक बंदा उसमें यानी कि एक ही हो, यानी कि उसने क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 3 को सिलेक्शन करूँ और उसमें कोई एक ऐसा हो जिसके अंदर जो है ना ये डिसीज़ आए। तो डिसीज़ वाले ये सादा D1 D2 D3 वाले हैं। तो ये 1 2 3 ये ऐसे 3 पेयर्स हैं जिनको सिलेक्शन करने से कोई एक जो है ना, वो कोई एक जो है वो ये डिसीज़ वाला आ रहा है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें 2 दफ़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ना, उसके अंदर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी कि जब 3 की सिलेक्शन करूँ तो उसमें कम से कम जो 3 हैं वो डिसीज़ वाले हों, यानी कि ये D1 D2 या D3 हो। तो इसमें तो तीनों ही हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो डिसीज़ वाले 2 हैं, ठीक है, ये पूरा हो गया, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें, यानी कि इसमें ये 2 डिसीज़ वाले हैं ना, तो 2 ही मैंने करने हैं, तो ये आ जाएगा 1 और 2। इसमें भी 2 डिसीज़ वाले हैं, ये आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 है। इसमें भी 2 डिसीज़ वाले हैं, ये भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है। इसमें डिसीज़ वाला 1 है, इसमें भी डिजीज़ वाला 1 और इसमें भी डिजीज़ वाला 1 है। तो ये 1 2 और 3 इनकी वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाला जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसमें चौथा है उसमें वो कहता है ऑल, ठीक है, ऑल विल बी, यानी कि
जिसमें सब कोई बीमारी हो, तो सब जिसमें 3 की सिलेक्शन करूँ वो तीनों की बीमारी हो, तो वो मेरे पास ये जो पहले वाला है ना वो आ जाएगा। इसमें D1 D2 D3 इन तीनों की अगर मैं सिलेक्शन करूँगा D1 D2 D3 इन तीनों को ये 0.0 0.10 0.1 इन तीनों को जो है ना वो बीमारी होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू 10 है। तो इनकी जो है ना वो ये होएगी। तो होप्स हो कि आपको ये मैंने कोशिश तो की है इसको समझाने की कि इसको आपने किस तरह सोल्व करना है। ये वीडियो ये इसका जो स्पेसिफिक पार्ट है ना ये आपको 2 या 3 दफ़ा देखना पड़ेगा। 2-3 दफ़ा आप देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ये इतना मुश्किल नहीं है। और मज़ीद अगर फिर भी समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर कोई 10-12 कमेंट आ गए कि इसकी समझ नहीं आई जो मैंने समझाया, ये मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको 1 या 2 दफ़ा रिवाइंड करके देख लें तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख लेते हैं। उसमें वो कहता है ऑफ 12 एग्स इन अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है उसमें 12 अंडे हैं, 2 अंडे उसमें से ख़राब है, यानी कि टोटल 12 अंडे हैं, 2 अंडे उसमें से ख़राब है। वो कहता है कि 4 अंडे हमने जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं ये यानी कि केक बनाने के लिए। तो वो कहता है एग्जैक्टली 1 इज़ बैड, यानी कि वो कहता है कि ये जो पहला है ना इस पहले के अंदर वो ये कहता है कि रेफ्रिजरेटर है उसमें टोटल 12 अंडे हैं, 12 में से 2 ख़राब है, 4 हमने सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट करते हुए हमने देखना है कि उसमें कम से कम जो है ना वो एग्जैक्टली यानी कि एक जो है ना एग्जैक्टली एक जो है ना उसमें से ख़राब अंडा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने किस तरह से मालूम करनी है? प्रोबेबिलिटी हमने इस तरह से मालूम करनी है कि जो प्रोबेबिलिटी है का एक सिंपल फार्मूला उसमें क्या होता है कि इवेंट्स यानी कि इवेंट्स के परफॉर्म होने के कितने चांसेस हैं और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है। तो इसमें 4 अंडे हमने सेलेक्ट करने हैं। टोटल अंडे कितने हैं? टोटल अंडे हमारे 12 हैं। हमने कितने हैं? 12 है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैंने ये करना है कि इस फॉर्मूले अभी इसका ना एक इस यानी कि इसका कॉम्बिनेशन जो रूल होता है उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो इस 4 में से जो है इस 4 में से जो हमारा ये पहला ना इसमें वो कहता है कि एक एग्जैक्टली जो है ना वो एग्जैक्टली एक बैड है यानी कि एक जो होगा वो बैड होगा, एक जो है वो बैड होगा और 3 जो है वो ठीक होंगे और उसको जो टोटल सैंपल स्पेस होगी उस पर हमने डिवाइड करना है। यानी कि ये वाला प्रोसेस ये वाला तरीका जो है ना वो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसको करने से पहले मैं आ जाता हूँ आपकी जो बुक का पेज नंबर 246 है, उसके ऊपर ये मेथड है मेथड ऑफ फाइंडिंग सैंपल पॉइंट्स। उसमें ये कॉम्बिनेशन रूल है, यानी कि उसने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट जो सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट्स होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, वो हमारे सैंपल पॉइंट्स होते हैं। तो उन सैंपल पॉइंट्स को फाइंड करने का उसने तरीका बताया कि एक कॉम्बिनेशन रूल होता है। उस कॉम्बिनेशन रूल का मतलब NCR है। N का मतलब जो टोटल नंबर है और R का मतलब है जितनी हमने सिलेक्शन करनी है। 10 में से 4 की सिलेक्शन करनी है तो 10 हमारा टोटल है और 4 की हमने उसमें से एक सिलेक्शन करनी है। इसका ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फिलहाल आप बस ये देखो कि ये एक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये n फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये जब हम आगे अभी क्वेश्चन करते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। वैसे हमने इसी एक्सरसाइज में पहले कुछ एक आधा क्वेश्चन किया था, उसके अंदर ये यूज़ किया हुआ है। लेकिन मजीद मैं आपको यहाँ ये उसमें सॉल्व करते आपको पता चल जाएगा कि आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करके किस तरह से इसको सॉल्व करना है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन पे यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2C1 लिखा है और ये 10C3 लिखा है। ये टोटल जो इवेंट्स परफॉर्म हो सकते हैं ना, जो इवेंट परफॉर्म हो सकते हैं ये वो लिखे हुए हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो खराब अंडे हैं वो 2 हैं और जो जो दो खराब अंडे हैं वो 2 हैं और जो हमारा पहला सवाल है उसमें कहा है कि एग्जैक्टली एक बैड हो। तो ये मेरा 2C1 हो जाएगा और टोटल मैंने 4 अंडे सेलेक्ट करने हैं, 4। एक मैंने सेलेक्ट कर लिया खराब, उसको सेलेक्ट को खराब करने का यानी कि जो खराब है उसको सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि वो एक खराब सेलेक्ट किया, 2 में से एक खराब सेलेक्ट हो गया, बाकी 3 अंडे मजीद हैं जो मैंने सेलेक्ट करने हैं। वो जो 3 अंडे मैंने सेलेक्ट करने हैं वो मैंने जो बाकी 10 ठीक अंडे हैं, ठीक है, टोटल 12 अंडे थे, 2 खराब थे और 10 जो थे वो ठीक थे।
ये टोटल 12 अंडे इस तरह से थे। ये अंडे मैंने एक अंडा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक अंडा मैंने खराब से सेलेक्ट कर लिया, तो वो मैंने 2 1 से किया, इसको मैं उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो मैंने 3 बाकी सेलेक्ट करने हैं, ये मैंने 10 में से सेलेक्ट करने हैं, तो ये इस तरह से लिख दूंगा। और ये इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल सैंपल स्पेस पे। तो टोटल सैंपल स्पेस का भी उसी तरह से कि जो 4 की सिलेक्शन करनी है। अब ये जो यहाँ पे जो 4 किया है, वो मैंने एक अंडा, 2 अंडे, 3 अंडे सही वाले और चौथा यानी खराब अंडा, वो 4। और यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस ये 12 के हिसाब से बनेगी। अब इसको सॉल्व, इसका जो है तरीका वो 2 फैक्टोरियल ही आएगा, यानी कि 2 अगर यहाँ पे 2 इस तरह से आएगा ना, 2C1, तो ये मेरा इसका आंसर 2 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद मेरा जो दूसरा है वो ये 10C है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 10 फैक्टोरियल, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने आगे बुक पे आपको बताया था, n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर और फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। ये 10 फैक्टोरियल आ जाएगा 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस करूंगा 7 फैक्टोरियल रह जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा। इसे 10 फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा 10 9 8 7 फैक्टोरियल। इसको मैं 7 फैक्टोरियल तक इसलिए लेके आऊँगा कि ये 7 और ये 7 आपस में कट जाएंगे। बाकी यहाँ नीचे क्या रह जाएगा, 10 को आप 9 से ज़रब करेंगे और उसको जो आंसर आएगा उसको 8 से ज़रब करेंगे, 720 आएगा। 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 को फिर 3 ज़रब 2 ज़रब 1 लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो 6 आ जाएगा। 720 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 120 आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे मैं ये 2 लिख दूंगा और इसकी जगह पे मैं 120 लिख दूंगा। इसी तरह से ये 12C4 को मैं सॉल्व कर लूँगा। 12C4 को मैंने सॉल्व कैसे करना है, ये मेरा 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, 12 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। उसके बाद ये मेरे पास 12 में से 4 जाएगा तो 8 रह जाएगा। अब इसको मैं 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल, 8 को 8 के साथ काट दूंगा और 12 11 10 9 को ज़रब करूंगा मैं, तो ये मेरे पास 495 आ जाएगा। 495 को मैं तकसीम कर दूंगा, ये मेरे पास 4 है तो 4 को मैं लिख दूंगा 4 3 2 24। 495 इसका जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा 24 के ऊपर, तो 495 आंसर आएगा। 10 को इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इससे इसको उससे करेंगे, कुछ और आएगा। उसको जब आप ये 24 पे तकसीम करेंगे तो 495 आपके पास आ जाएगा। वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, और आपका आंसर जो है वो 495 आएगा। अब इस 120 को 2 से ज़रब करूंगा मैं, 240 हो जाएगा। और 495 240 को 495 डिवाइड करूंगा तो 0.48 मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो इसमें इसका पार्ट 2 है, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 15 का, उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है ना, उसमें वो कहता है एटलीस्ट 1 इज बैड, यानी कि वो कहता है कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक जो है ना वो बैड हो सकता है, या 1 बैड हो सकता है या 2 बैड हो सकता है, यानी कि 2 बैड आ गया ना तो उसमें 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें ये करूंगा मैं कि 1 की भी कर लूंगा कि अगर एक 1 की सिलेक्शन करूं तो क्या आएगा वैल्यू, और अगर 2 की सिलेक्शन करता हूं तो फिर क्या आएगी। यानी कि बेसिकली मैंने क्या करना है, बेसिकली मैंने सिर्फ ये करना है इस पार्ट 2 के अंदर कि मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने टोटल मैंने कितने अंडे सेलेक्ट करने थे, टोटल मैंने 4 सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने एक बैड एग सेलेक्ट किया और 3 मैंने ठीक एग सेलेक्ट किए, ये 4 हो गया। अब इसके अंदर वो कहता है कि 1 ऑफ देम, ठीक है, यानी कि उसने कहा है एटलीस्ट 1 इज बैड, यानी कि कोई कम अज कम एक जो है ना उसमें बैड हो। यानी कि इसमें मैंने एक के हिसाब से भी करके देखना है और 2 के हिसाब से भी देख करना है, ठीक है। उसने कहा कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की नहीं है। और दूसरे के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया है कि यहाँ पे मैंने 2 अंडे ही बैड सेलेक्ट किए हैं और 2 ही मैंने सही सेलेक्ट किए हैं, 4। जब मैं ये 2C2 आ जाएगा क्योंकि 2 ही खराब अंडे हैं और 2 खराब में 2 खराब भी सिलेक्ट कर लिए। और ये 10 में, अब यहाँ पे 10 में 3 था, 3 इसलिए था कि यहाँ पे 1 था,
तो 3 और 1 4 होते थे, अब 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 और 2 4, ये 2 और 2 ये 10 रहेगा, बाकी ये टोटल सैंपल स्पेस ऐसे ही आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको इससे पीछे ये जो इसका पार्ट 1 किया उसमें मैंने आपको बताया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0.48 आ जाएगा। इसी तरह जिस तरह ये मैंने आपको सिखाया उसको सॉल्व करें, उन दोनों को आप जमा करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है 0.58 आना चाहिए। तो होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन 15 की समझ आ गई होगी और आप इसको क्वेश्चन 15 को अब कर सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आपकी बुक का जो पेज नंबर है 264, पेज के 264 पे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है अ टेंडर इज इनवाइटेड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू सप्लाई मशीनरी, देयर आर 3 सप्लायर्स ए बी सी, देयर आर 3 सप्लायर्स, और उनका जो है जी उनकी जो रेशो है वो रिस्पेक्टिवली उन्होंने दी। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि यके बाद दी गए, यानी कि ए की 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है। तो इसका जो फर्स्ट हमने करना है उसमें कहता है ईच सप्लायर इंडिविजुअली, कि हर सप्लायर जो है ना उसकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। तो अगर मैं इसको टोटल को जमा करता हूं तो ये मेरे पास 7 आता है। अगर मैंने ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो ए के जो इवेंट्स हैं वो 1 है और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 7 है। इसी तरह बी की जो है इवेंट की है वो 2 वैल्यू है और टोटल सैंपल स्पेस 7 है, और सी की जो है वो 4 है और टोटल जो है वो 7 है, तो 4/7। तो ये जो आंसर है ये उनकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से मालूम कर लेंगे। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद वो बात करता है कि फर्स्ट और थर्ड, जो सेकंड है, सेकंड के अंदर उसने लिखा हुआ है, सेकंड के अंदर उसने लिखा हुआ है जी फर्स्ट और थर्ड। और थर्ड और का मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पे और आ जाता है उसका मतलब प्लस होता है या उसका मतलब और होता है। उसका सीधा सादा सा फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है पंजाबी में बोले तो जी वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए और सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड ये तो फिर गलत किया हुआ है ना, फर्स्ट तो हमारा ए है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, और जो हमारा थर्ड है वो सी है, तो ये 4/7 होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ गलत लिखा लेकिन वैल्यू ठीक लिखी हुई है, ठीक है, ये 4/7 ही आएगा। उसके बाद ये 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 ज़रब 1 इज इक्वल टू 7। ये जो 1 आएगा उसको इसके साथ और इसके साथ ज़रब कर देना है, 1 को इसके साथ करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ करेंगे 4 आ जाएगा। तो 5/7 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद देख ले जी उसके बाद कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। कि वो कहता है कि 2 कॉइन्स को टॉस करें तो कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप 2 हेड को टॉस करते हैं, एक के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, दूसरे के जो हैं 2 हैं, तो टोटल इसके जो पॉसिबल आउटकम बनते हैं वो 4 बनते हैं, यानी कि हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आ सकता है। अब वो कहता है कि कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 2 3 4 टोटल सैंपल स्पेस होगी 4, तो प्रोबेबिलिटी जब मालूम करते हैं नीचे हम टोटल सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ये 4 नीचे आ जाएगा, और कम से कम ये जो पेयर 1 है उसमें भी 1 हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो जो इवेंट परफॉर्म होने के चांसेस है वो 3 है, तो ये 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन के एंड पे भी लिखा हुआ है कि इसका जो आंसर है वो 3/4 है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में उन्होंने क्या किया जी, क्वेश्चन 18 में उन्होंने ये किया है कि प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.5 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0.33 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की जो वैल्यू है वो 0.43 दी हुई है। उसके बाद अगर आप ये फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पे उन्होंने कहा हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होएगी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपनी तरफ से उन्होंने आंसर दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0.082 आती है। तो ये कैसे आती है ये हमें देखना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ए एंड बी का जो फॉर्मूला है जी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट या मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए होता है। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 2.25 और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, जो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए हमारे पास है वो हमने यानी कि ये यहाँ पे हम उसको मालूम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी
अगर आप इसमें देखते हैं ना क्वेश्चन सेकंड में, तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.33 दी हुई है। ये आप देख लें, ये उसने उसकी वैल्यू 0.33 दी हुई है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे 0.25 उसने ये दिया हुआ है, 0.33 उसने सेकंड आंसर में दिया, इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ये 0.082 आ जाएगा, जो कि ये उसने क्वेश्चन में बताया हो, यानी कि ये प्रूव हो गया। उसके बाद ये पॉइंट बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये उसने वैसे ही बताया हुआ है। तो ये सिंपल बस हमने यानी कि ये प्रूव करके देख लेना है कि आया कि इनकी वैल्यूज यही आ रही हैं। जो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए होती है ना, उसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वो हमें जो दी हुई है, वो क्वेश्चन के लिए 0.082 दी हुई है, जो हमने फॉर्मूले में डाल के प्रूव भी की है। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, इसके साथ, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.33 आएगा। तो गाइज मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है जी वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है 243, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। तो ये यानी कि सारा क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दी है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अभी तक के जो मैंने आपको चैप्टर्स करवा दिए हैं, वो मैंने आपको यहाँ से ये लीनियर और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी मैंने आपको करवा दी है। और अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूँ, वो ये इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर मैं आपको यहाँ से करवाऊँगा। इस इंडेक्स के बाद फिर यहाँ से एक चैप्टर करवाऊँगा, ताकि 2 चैप्टर हम यहाँ से कर लेंगे, 2 चैप्टर हम यहाँ से कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वो अपने क्लास फेलो के साथ जो है वो लिंक्स शेयर किया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मेरे लिए भी मोटिवेशन रहे कि लोग देख रहे हैं। मैं मसलन के कोई जिन्नात को तो नहीं पढ़ा रहा ना, कोई लोग ही मुझे देख रहे हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फिर हम इसी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर नीचे आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो इंडेक्स नंबर की मिलेंगी। तो चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।